देखिए, हुसैन साहब कहते बड़ी भीड़ प्रतिभा थे, लेकिन भीड़ प्रतिभाएं कभी अपने को तमाम जवाबदेहियों से मुक्त कर देती हैं या खुद रखती हैं, और वो कई विकट विरोधाभासों के भी शिकार थे। जैसे हम टैक्सी में जा रहे हैं बैठ के, तो वो एक बड़ा सा पेंट ब्रश अपने साथ रखते थे ना। हुसैन को कौन नहीं जानता, लेकिन वो एक पेंट ब्रश को भी ये बताने के लिए जैसे कि वो जैसे एक चित्रकार हैं, और कोई उनको देख रहा होता था अगर खिड़की से बाहर, तो वो इंतज़ार करते थे कि कोई उनके ऑटोग्राफ लेने आए या वो बताएं कि मैं चित्रकारी करता हूँ। और अगर कोई खाली बैठे रहे, ऐसे हम किसी कोने में बैठे बात करें, तो बहुत देर बाद बहुत जल्दी वो असहज होने लगते थे। कि मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ की प्रॉब्लम होती है ना, एक वो अलग कॉम्प्लेक्सेस के शिकार होते हैं कि उनको एक लगातार तवज्जो मिलने की आदत पड़ जाती है। हम बहुत सारे लेखकों को पढ़ते हैं, उस समय प्रभावित भी होते हैं, लेकिन जैसा निर्मल वर्मा कहते हैं कि दूसरे तमाम लेखक हमारे मित्र होते हैं, ऐसे मित्र होते हैं जो हमारे अपने काम करने की छूट देते हैं। जो हम लिखते हैं तो वो जैसे एक अच्छे मित्र की तरह वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। हमारी रचनात्मक चुनौतियाँ किसी अदृश्य माध्यम से ही निकलती हैं। हम कुछ वो दर्ज करना चाहते हैं जिसकी कुछ नब्ज़ हमारे समय में हो, जिसकी कुछ नब्ज़ भविष्य की तरफ इंगित हो रही हो, जो कुछ आपको परेशान कर रही हो, और जिसको आप सोचते हैं कि ये हमारे समय के कुछ सवालों को भी घेरे में ला रही है। हमारे पास विराट प्रेम कहानियों का खजाना है, जो हमारे मिथकों में है, जो हमारी परंपरा में है, और जो हमारे साहित्य में भी हैं, और विश्व साहित्य में भी हैं। तो प्रेम कहानी खाली प्रेम संबंधों का एक पुनर्लेखन तो नहीं होता जब तक कि उसमें कुछ एक नई दृष्टि या कुछ ऐसा जो आपको चौंकाए या चमत्कृत करे। दोस्तों नमस्कार। बतकही श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं कहानीकार उमा शर्मा जी। वह पेशे से एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। वह उन कहानीकारों में से एक हैं जो 20वीं सदी के अंतिम दशक में कहानी विधा में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराते हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पढ़ाई की। अर्थशास्त्र जैसे विषय में रहते हुए वो साहित्य की दुनिया से कब जुड़ गए, इसका ठीक ठीक अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं था। उनकी शुरुआत हुई शुभारंभ कहानी से, जो हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। यहीं से उनकी साहित्यिक यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। कई विधाओं में वो आवाजाही करते हैं, अनुवाद करते हैं, डायरी लिखते हैं और यात्राएं करते हैं। गुजरात विद्यापीठ के पुस्तकालय में भटकते हुए उनकी नज़र स्टीफन स्वाई की आत्मकथा द वर्ड ऑफ स्टडी पर पड़ती है। इस आत्मकथा को पढ़ने के बाद उमा शर्मा कुछ इस तरह से स्टीफन स्वाई के साथ जुड़ते हैं कि पहले तो वो इस आत्मकथा का हिंदी में वो गुजरा जमाना शीर्षक से अनुवाद करते हैं, फिर उनकी कहानियों का अनुवाद करते हैं और बाद में उनकी जीवनी भी लिखते हैं। इस जीवनी लिखने के क्रम में वो वियना की यात्रा करते हैं और उन जगहों की तलाश करते हैं जिनके संदर्भ उनकी कहानियों में, आत्मकथा में आए हुए हैं। एक लेखक के साथ इस तरह का जुड़ाव कम देखने को मिलता है। वहीं इस आत्मकथा के अनुवाद में उन्होंने बहुत सारे फुटनोट दिए हैं। वो एक अनौपचारिक बातचीत में कहते हैं कि फुटनोट इसलिए दिए गए हैं कि जिससे पाठक को आसानी से लेखक का जो जीवन है, जो वहाँ का समाज है, आसानी से समझ में आ सके। उमा शर्मा ने पेंटर M.F. हुसैन साहब के साथ कथाकार संपादक राजेंद्र यादव, कथाकार शिवमूर्ति, ऐसे और कई बड़े रचनाकारों के साक्षात्कार लिए हैं।
ये यूं भी कह सकते हैं कि उनके रचनाओं की पीछे की जो छिपी हुई कहानियां हैं उनको अपने साक्षात्कार में जानने समझने का प्रयास किया है। उमा शर्मा अपने समय की विसंगतियों को कहानियों में बहुत गहराई से दर्ज करते हैं। महानगरी जीवन की जो त्रासदी है आज के समय की, उसकी मुखर जो अभिव्यक्ति है वो उनकी कहानियों में दिखाई पड़ती है। उमा शर्मा कई विधाओं में आवाजाही करते हैं, लेकिन कहानी विधा में उन्हें सुख मिलता है। बातचीत में कहते हैं कि कहानी विधा मुझे छकाती है, लेकिन इस छकाहट में ही सुख है। तो पेश है उमा शर्मा के साथ बतकही। सर, आपके गांव से हम लोग शुरू करते हैं यात्रा और अलग अलग महानगरों से होते हुए यहाँ तक आते हैं, यानी जहाँ तक आप अभी पहुँचे हुए हैं। इसमें बहुत सारे पड़ाव हैं और उन पड़ावों की भी अलग अलग कहानियाँ हैं। तो सबसे पहली कहानी गांव की क्या कहानी है जो बार बार आपको सालती है या उसको लेकर के आपके मन में कुछ उभरता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया और मेरी चूँकि पैदाइश ही नहीं बल्कि शुरुआत के काफ़ी वर्ष, बचपन के वो वर्ष जो हमारी गढ़ंत के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, वो गांव में बीता। तो वो आप कहीं भी चले जाएं, कुछ भी हासिल कर लें, वो आपके भीतर जैसे आपके रक्त में शामिल हो रहते हैं, उनसे आप मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हैं। तो बल्कि ये कहूँ कि वो जीवन इस तरह का था जिससे निकलने की आपने स्वप्न भी नहीं देखा था। वो लगता था जैसे बाकियों की तरह हम भी वहीं रहेंगे, उसी संघर्ष में शामिल रहेंगे, वही छोटे छोटे सपने, अगर कोई नौकरी मिल जाए। लेकिन चीज़ें अपनी तरह से करवट लेती हैं, जिसमें शायद संयोगों की बड़ी भूमिका होती है। तो मैं जिस परिवार से था उसमें मेरे साथ ये था कि मैं सबसे छोटा था, इसलिए धीरे धीरे करके जब हमारा परिवार दिल्ली शिफ्ट कर रहा था तो मैं सबसे आखिर में था। तो मेरी 10वीं के बाद की पढ़ाई फिर दिल्ली में हुई। तो दिल्ली में एक बड़ा परिवर्तन होता है, इस तरह से कि आप पहले एक हिंदी भाषी बल्कि ब्रज के इलाके से निकलकर एक पूरी शहरी संस्कृति का हिस्सा बन जाते हैं। एक माध्यम आपका बदल जाता है। तो वहाँ पर जो एक अध्ययन के जिजीविषा के संघर्ष हैं वो नई चुनौती पेश करते हैं। लेकिन चूँकि मैं सबसे छोटा था घर में, तो उसमें परिवार की पूरी मदद उपलब्ध रहती थी। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ संघर्ष आपके अपने ही होते हैं। जो पढ़ना है तो आपको पढ़ना है, जो परीक्षाएं देनी है तो वो आपको देनी है। हम कोई ऐसे नहीं थे कि हम बहुत ट्यूशन करें या कुछ बहुत सुख सुविधाओं में रहते हैं, लेकिन हम दूसरों की अपेक्षा हम कह सकते थे कि हम बेहतर थे। तो दिल्ली एक पड़ाव बन गया। फिर विज्ञान का विद्यार्थी था, तो फिर उसके बाद बहुत जल्दी एक संयोग के चलते मैं अर्थशास्त्र की तरफ मुड़ गया और वो मुझे बहुत पसंद आने लगा। फिर जब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला हुआ और वहाँ भी मैंने ठीक ठाक सी अपनी जगह बना ली, तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही बहुत जल्द मुझे एक स्थायी नियुक्ति भी मिल गई। तो और मैं एक जैसे कहें कि एकेडमिक रास्ते में लगभग चल ही रहा था कि फिर सिविल सेवा की परीक्षा दी और उसमें उत्तीर्ण हो गया और एक तथाकथित ठीक सी सर्विस मिल गई। मैं भारतीय राजस्व सेवा में चयनित हो गया। तो उसके बाद फिर शहरों की यात्राएं नौकरी से जुड़ गई। अभी तक वो मेरे अध्ययन से जुड़ी हुई थी, मेरे संघर्ष से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब चूंकि ये अखिल भारतीय नौकरी थी तो फिर मैं जैसे पहली ट्रेनिंग पर हैदराबाद गया, दूसरी ट्रेनिंग पर नागपुर गया,
उस शहर को देखा। फिर पहली पोस्टिंग मेरी अहमदाबाद हुई, जो कि पहली बार मैं गुजरात में गया। तो तब ऐसे जाना, फिर उसके बाद बम्बई जाना हुआ नौकरी के कारण। तो बम्बई, अलग अलग शहर, अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग लोग, भाषाएं, मिली जुली संस्कृति को नई तरह से जाना। इन्हीं के बीच होते गोरख धंधों, कारोबारों, लोगों और तरह तरह के व्यवसायियों से जो मेरी मेल मुलाकातें होती रहीं, उनके अनुभव का मैं हिस्सा बनता रहा। उसी से मिलकर कुछ खाद पानी मेरे भीतर जुड़ता रहा। आपको एक बार रमाकांत स्मृति पुरस्कार मिला था दिल्ली में, और उसमें आपने एक अपने शुरुआती दिनों को उसमें याद किया था कि क्या बातें होती थी। मैं सोचता था कि प्रेमपाल शर्मा जी और पंकज मिश्र जी लंबे लंबे समय तक बात करते थे एक एक चाय के सहारे। कुछ और बातें भी कही थी उसमें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बैठकियाँ होती थी आपकी स्टूडेंट लाइफ में, उन्होंने क्या जोड़ा आपकी ज़िंदगी में? ये दो स्तर का है सवाल एक तरह से। मतलब एक छात्र जीवन की, देखिए, वो एक तो अनुभव वो है जो आप, जैसे मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी था, तो जो अर्थशास्त्र के मेरे अध्यापकों के साथ मेरी बातें होती थी उनके पढ़ाने के दौरान, या मेरे अपने जो अर्थशास्त्र के साथी थे जो बहुत मेधावी थे, जो एक से एक बढ़िया इंसान भी थे, उनके साथ होती रही। फिर जब मैं घर पर आता था तो घर पर मेरे चूँकि भाई प्रेमपाल जी भी लिखना शुरू कर चुके थे तब तक, और हम जहाँ रहते थे वहाँ पर उस इलाके में दूसरे कई लेखक भी रहते थे। तो लेखकों का एक आवाजाही रहती थी। वो संस्कृति आज की संस्कृति जैसी नहीं थी कि यहाँ मिलना बहुत तय करके भी मिलना नहीं हो पाता। तो स्कूटर से जा रहे हैं, शाम को चलते हुए चाहिए चाय पीते हैं। मैं चूँकि अब जैसे जो बात मैंने शुरू में कही थी कि मैं घर में सबसे छोटा था, तो चाय बनाने की भूमिका मुझ पर आती थी, जो कि हम सबके घरों में आती थी कि एक तय है कि भाई ये छोटा भाई है, ये सब काम तो इस तरह। तो वो मुझे, अब चूँकि मैं थोड़ा सा पढ़ने भी लगा था अपने जैसे खाली समय में, तो मुझे वो बहुत दिलचस्प लगता था। और ये बड़ी गर्मा गर्म बहसें होती थी। तो जो अर्थशास्त्र की जो बहसें होती हैं वो बहुत गर्मा गर्म नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ख़ासतौर से जो अर्थशास्त्र मैंने पढ़ा वो बड़ा मैथमेटिकल अर्थशास्त्र था। उसमें अवधारणाएं थी, जिनके कुछ समीकरण थे, जिनको आप सिद्ध करते थे, जिनके फंक्शंस थे, मैट्रिक्स थे, डिटर्मिनेंट्स थे, उसमें कोरिलेशंस थे, वो सब चीज़ें थी। उसको पढ़ के नहीं लगेगा कि वो अर्थशास्त्र का, वो ये लगेगा कि जैसे वो गणित की या एडवांस स्टैटिस्टिक्स का मामला लिख रहा था। तो वहाँ गर्मा गर्म बहस का नहीं है, वहाँ सब चीज़ों को सिद्ध किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर दोनों पालों में अपनी अपनी बातें हो रही हैं और उतने ही कन्विक्शन से हो रही हैं। तो वो जब चीज़ें चल रही थी, तो या उसमें दो की बजाय तीसरे लोग भी आ जाएं, चार लोग आ जाएं, तो उसमें पालेबंदी भी हो रही है। तो ये सब चीज़ें देखना मुझे बड़ा दिलचस्प लगता था कि ये एक जैसे खुले आसमान के बीच में इस तरह की गुंजाइश को देखना उस व्यक्ति के लिए जो अपने अकादमिक दुनिया में नहीं देखता है, तो ये मुझे बहुत दिलचस्प लगता था। कौन सी ऐसी रचना आपकी है जब पहली बार छपी, और छपने के बाद जब आपने पहली बार देखा उसको, तो क्या अनुभव हुआ उस समय? पहली रचना कह सकते हैं कि एक पहला प्रेम होती है। एक छोटी सी कहानी थी मेरी। मैंने उसे, मेरी पत्नी घर पर अपने मायके गई हुई थी, मैं अकेला रह रहा था, और तब तक मैं लगातार पढ़ तो बहुत रहा था, तरह तरह की चीज़ें पढ़ रहा था, लेकिन लिखने के कगार पर ही था, लिख नहीं पा रहा था। एक बेचैनी सी थी जिसे हमारे दूसरे साथी लोग महसूस करते थे। लेकिन मुझे जब मौका मिला तो मैं दफ्तर से आया, 2 शामों में बैठ के वो कहानी मैंने उसका पहला ड्राफ्ट कर लिया। करीब 17-18 पेज लिखे होंगे, 8-8, 9-9 पेज रोज मैंने लिख दिया। मुझे अभी हैरानी होती है कि मैं पूरे दिन, आजकल जब कहानी लिखता हूँ, पूरे दिन बैठ के 2 या 3 पेज लिख पाता हूँ,
लेकिन तब मैंने 2 शामों में बैठ के वो कहानी लिख दी। तो उस कहानी का नाम भी मैंने रखा था कुछ अलग। उसका नाम था ओम श्री गणेशाय नमः। उसका संदर्भ उस कहानी के कंटेंट में छुपा हुआ था। लेकिन जब मैंने उसको मैंने हंस में भेज दिया, बिल्कुल धड़कते दिल से, पता नहीं क्या होगा इसका। तो राय जी ने उसको पढ़ा तो पढ़ के वो गदगद हो गए कि इस तरह की नौकरी में रहते हुए कोई आदमी पहली कहानी इस साहसिकता के साथ लिख रहा है। जो भी है, उन्होंने उस कहानी को बिल्कुल बहुत जल्द ही, बल्कि अगले ही अंक में जो घोषणा कर दी, तो मेरा नाम पहली बार प्रिंट में आया। तो जब अगले महीने की जब हंस आई तो कई मित्रों ने बताया, सबसे पहले तो मेरे भाई ने ही, कि अरे तुम्हारी कहानी आ रही है। तो फिर जब वास्तव में कहानी आई तो वो एक बड़ा, जिसे कहते हैं कि सररियल एक्सपीरियंस होता है। तो आप देखते हैं कि आपके साथ छपने वाले कौन कौन हैं, उनके नाम कौन है। उसमें मुझे याद है कि उसमें वल्लभ सिद्धार्थ ने दोस्तोवस्की के एक उपन्यास जो उन्होंने साइबेरिया में लिखा था, उसके कुछ अंशों का अनुवाद किया हुआ था। तो मुझे इसी बात की खुशी हो रही थी कि मैं दोस्तोवस्की के साथ छप रहा हूँ। तो आदमी इस तरह से अपने खुशी के अवसर ईजाद कर लेता है जब पहली रचना आपकी छपती है। फिर उन दिनों एक, जिसे कहना कि साहित्य का भी एक श्रवण काल सा ही था। कहानी छपने के बाद इतने पत्र आए जिसमें स्थापित लेखक शामिल थे, जिसमें जैसे शिवमूर्ति ने तो पत्र लिखा और हंस में भी पत्र लिखा, उसमें कमलाकांत त्रिपाठी ने मुझे पत्र लिखा, कई और दूसरे पत्र तो बहुत सारे ही थे। तो वो एक अलग अनुभव था। अभी तक आपने नहीं जाना कि अब आप एक तरह से लोग आपको जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके लिखे का कुछ अलग महत्व है। आपकी अनुपस्थिति में आप उपस्थित हैं कहीं। तो इस तरह से एक शुरुआत थी। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत जल्दी कोई भी लेखक इन सब से मुक्ति भी पा लेता है। स्टीफन zweig से आपकी मुलाकात कैसे हुई? कौन सी रचना बनी उसका माध्यम? क्योंकि आपने आत्मकथा का अनुवाद किया, आपने कहानियों का अनुवाद किया और जीवनी भी लिखी। तो ऐसा क्या है स्टीफन zweig में जो आपको इतना अभी भी अट्रैक्ट करता है? इस पर तो मैं लंबी बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये सवाल हालांकि मुझसे कई बार पूछा गया है। पहली मुलाकात का हम लोग, क्या होता है, आपने विपिन जी गौर किया हो कि अक्सर हम दूसरों से के संदर्भों के माध्यम से अपने अध्ययन को बढ़ाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने कुछ अच्छी चीज़ पढ़ी है, आप मुझे बता दी तो मेरे लिए एक सहूलियत हो जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे इस लेखक का नाम नहीं बताया था। मैं सिर्फ गुजरात विद्यापीठ की एक लाइब्रेरी है, उसमें कुछ कैसी किताबें ढूंढ रहा था, तो मुझे उसमें किताब दिखाई दी, हिंदी सेक्शन में ही, जैसे हिंद पॉकेट बुक्स ने छापा हुआ था, एक अनजान औरत का खत। तो मुझे लगा कि एक खत है और ये किताब के रूप में है, तो ऐसा कौन सा खत हो लिखा जा सकता है कि जिसकी शक्ल या इतना लंबा खत, और फिर उसका नाम भी उसका स्टीफन zweig लिखते थे तब। तो मैंने कहा ये इस तरह से क्या, तो ऐसी जिज्ञासा थी क्योंकि एक मेंबर था मैं उसका, तब ले आया। और जब कहानी को पढ़ा तो न सिर्फ उस कहानी को पढ़ते मैं दंग रह गया, बल्कि उससे बाकी जो 2 और कहानियाँ थी वो भी पढ़ ली। तो मुझे लगा ये तो अद्भुत लेखक है। बाद में देखा कि हालांकि दोनों की उन कहानियों के अनुवाद बहुत स्तरीय नहीं थे, लेकिन मुझे लगा इस लेखक को पढ़ना चाहिए। संयोग से उस लाइब्रेरी में उसकी कुछ और किताबें थी और जो अंग्रेजी में उपलब्ध थी। मुझे चूँकि अंग्रेजी पढ़ने और समझने में
कोई परेशानी नहीं होती, तो फिर मैं सोचता हूँ उनको यथासंभव वहीं से पढ़ लूँ। तो वहाँ जब उसकी आत्मकथा पढ़ी मैंने, तो हालांकि उसका एक किस्सा दूसरा और है, क्योंकि वो उस किताब को वहाँ से मैं इशू नहीं करा सकता, क्योंकि वो रेफरेंस सेक्शन में थी। तो रेफरेंस सेक्शन से उसको मैंने एक तरह से मारा और उसकी फ़ोटोकॉपी कराई और फिर वापस उस जगह रख दिया, क्योंकि उसकी उस लेखक को पढ़ने की प्यास इतनी ज़्यादा मुझे लग रही थी, इस किताब को तो पूरा पढ़ना है। तो वो लेके आया मैंने, तो फिर मैंने उसको तुरंत ही 2 बार पढ़ा और 2 बार ही मैंने पूरी किताब रंग दी कि ये तो क्या, जैसे मुझे नहीं पता, वैसे तो ये शब्द धार्मिक ही है, रेवलेशन। तो उस किताब को पढ़ते हुए मुझे उस तरह का हो रहा कि लेखक कहीं अपनी बात नहीं कर रहा है, अपनी रचनाओं की बात नहीं कर रहा है, और फिर भी इतना कुछ दे रहा है और फिर भी इतना बांध के चल रहा है, अपने समय को कैसे पकड़ रहा है, अपने समकालीनों के प्रति कितना नतमस्तक होकर बात कर रहा है, कितनी शिद्दत से उनको याद कर रहा है, कितने उसके कलागत सरोकारों ने मुझे बहुत गहराई से पकड़ा। तो फिर मुझे लगा कि इस तरह की चीज़, मैंने थोड़ी सी आत्मकथाएं पढ़ ली थी तब तक, जैसे विमल मित्र की मैंने आत्मकथा पढ़ ली थी, कुछ दूसरी आत्मकथाएं भी पढ़ ली थी, लेकिन मुझे लगा कि ये कुछ अलग ही है। ऐसी कौन सी आत्मकथा है जिसमें लेखक अपने सिवाय बात करता है। तो हालांकि मैंने कभी अनुवाद नहीं किया, कोई कहानी का भी अनुवाद नहीं किया था, और मेरी तब तक कुछ एक कहानियाँ छप गई थी, और लेकिन संग्रह नहीं आया था उससे पहले, लेकिन मुझे लगा कि मैं ऐसे करूं। तो कभी कभी आदमी नादानी में भी कुछ ऐसी हिमाकतें कर लेता है, और उसे मैं करता गया, हाथ से लिखते हुए। आपने जब कहानियों का संग्रह आया था, तो मैंने एक आपका वीडियो देखा, उसमें आप कह रहे हैं कि अगर आप स्टीफन स्विग की कहानी पढ़ेंगे तो आप उसके प्रभाव में आए बिना नहीं रहेंगे। कौन सी कहानी है जो बार बार आपके दिमाग में हांड करती, या उसके दृश्य आपके आसपास घूमते दिखाई पड़ते हैं? ये ना विपिन जी, सवाल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लेखन की दीर्घगामिता के संदर्भ में ये बहुत दूर तक नहीं ले जाता। जैसे हम बहुत सारे लेखकों को पढ़ते हैं, उस समय प्रभावित भी होते हैं, लेकिन जैसा निर्मल वर्मा कहते हैं कि दूसरे तमाम लेखक हमारे मित्र होते हैं, ऐसे मित्र होते हैं जो हमारे अपने काम करने की छूट देते हैं। जो हम लिखते हैं तो वो जैसे एक अच्छे मित्र की तरह वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। तो ये कहना कि उसकी ये कहानी मुझे हॉन्ट करती है, मुझे कोई कहानी स्वाएगी नहीं, किसी की भी कोई कहानी मेरे सामने नहीं खड़ी होती जब मैं कोई अपनी कहानी लिख रहा होता हूँ। मेरी कहानी लिखते समय मेरी अपना जो चुनौती है लेखन की, जो दृश्य मेरे सामने है एक कथानक का, जिन चीज़ों को उसके साथ मैं संघर्ष कर रहा हूँ, वो उसी के साथ में मेरी गुत्थम गुत्था हो रही होती है। वहाँ वो कोई किसी से प्रभावित या किसी को छूने की कोशिश नहीं है। वो सब लेखन से पहले का है। जैसे वो जो सब एक ऊर्जा देते हैं आपको वहाँ तक पहुँचने की, वहाँ क्या होता है वही होता है जो आपने पहले ग्रहण कर लिया है। जी, आपकी कहानियाँ आज के समय के साथ बहुत गहरे जुड़ी हुई हैं। जैसे भूमंडलीकरण कहानी आपकी है, दुश्मन मेमना है जो अभी पुत्री का प्रेमी, ऐसे और भी कई सारी कहानियाँ हैं। लेकिन उनका जब ट्रीटमेंट आप करते हैं तो कई बार ये लगता है कि ये समय हमारा है, इसकी सिर्फ खाली नकारात्मक चीज़ें ही आती हैं उभर करके, या कुछ इस समय में सकारात्मक भी हो रहा है? देखिए, नकारात्मकता और सकारात्मकता से परे होकर ही रचनात्मकता के सरोकार बनते हैं। कोई लेखक ये तय करके लिखे कि मुझे कुछ सकारात्मक चीज़ें बनानी हैं, बहुत सारा नकारात्मक चीज़
चल रही हैं तो मैं कुछ मेरे ख्याल से वो एक बहुत उत्कृष्ट लेखन की चीज़ नहीं हो सकती। हमारी रचनात्मक चुनौतियाँ किसी अदृश्य माध्यम से ही निकलती हैं। हम कुछ वो दर्ज करना चाहते हैं जिसकी कुछ नब्ज़ हमारे समय में हो, जिसकी कुछ नब्ज़ भविष्य की तरफ इंगित हो रही हो, जो कुछ आपको परेशान कर रही हो और जिसको आप सोचते हैं कि ये हमारे समय के कुछ सवालों को भी घेरे में ला रही है, परोक्ष रूप से ही। लेकिन लेखक कभी उस तरह से ये नहीं कहता कि मैं किसी सामाजिक प्रश्न पर कोई वैचारिक बहस इन अपने पात्रों या स्थितियों के माध्यम से लाऊंगा। वो किसी भी कहानी का मकसद नहीं होता या मंतव्य तो नहीं होता। लेकिन कई बार जब बहस खड़ी होती है तो एक लेखक होने के नाते आपको भी एक पक्ष के चुनने की कोई बाध्यता होती, जैसे कि पुत्री का प्रेमी कहानी एक लंबी बहस समालोचन पर चली और लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा कि दोनों तरफ के पक्ष थे। तो कहानीकार होने के नाते इस बहस में आपका पक्ष कहीं वही रहता है या कुछ रहता है कि इनमें से एक वाला पक्ष हमारा ये है? देखिए, कहानी लिख के तो हम मुक्त हो जाते हैं। अब वो पाठकों की या दुनिया की है, उसकी जो राय है या जो जैसी भी है वो बनी है, उसमें जो लेखक का मन है, जितना भी मन है, वो उसी रूप में वहाँ दर्ज हो चुका है। उसकी कोई सफाई लेखक के पास नहीं होती। और ये बात पिछले दिनों योगेंद्र आहूजा ने बहुत सुंदर ढंग से अपनी कहानी की एक चर्चा में कही थी कि लेखक के सभी पात्र और सभी स्थितियाँ उसके अपने होते हैं। तो मैं कहूँ कि पुत्री भी मेरी है, पत्नी भी मेरी है, नरेटर भी मेरा है, और वो जो लड़का है राघव, वो भी, उसके साथ भी मैं जुड़ा हूँ। इन सब के बीच में से कुछ कहानी निकालने की कोशिश है कि अगर मैं कहूँ कि एक पीढ़ी की नज़र में दूसरी पीढ़ी कैसी है, नई पीढ़ी की नज़र में दूसरी पीढ़ी कैसी है, उनके बीच में कितनी संवादहीनता है, उनके सरोकारों में क्या फ़र्क हैं, उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, उनकी जो उलझनें हैं, उनके जो आंतरिक दुख हैं वो क्या हैं, उनसे वो कैसे निपटते हैं। क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है, इस सब में जैसे एक रंदा चल रहा है सब पर। तो मेरी कोशिश इसमें यही थी कि कैसे मैं उसको एक बातचीत के जरिए, एक उनकी सोच के जरिए, तो लेखक खराब यही लगता है कि कई बार जो आलोचक या जो पाठक या दूसरे लेखक किसी एक पात्र में लेखक को ढूंढने लगते हैं। ये थोड़ा सा मैं सोचता हूँ अनुचित है, क्योंकि सारी कहानी लेखक ने लिखी होती है, वो सारे पात्र उसने गढ़े होते हैं। उसमें किसी को ऊंचा नीचा अगर कोई दिखाने की कोशिश कर रहा है तो वो असफल लेखक है। जी, आपकी जो कहानियां हैं वो कुछ ही छोटी कहानियां आपकी मिलती हैं, अधिकतम कहानियां लंबी हैं। लंबी कहानियां समय की ज़रूरत है या लेखक का अपना चुनाव है कि मुझे इसी विधा में बात कहनी है? क्योंकि इसके पहले सफल कहानीकारों ने छोटी कहानियां भी लिखी हैं और बड़े फलक की लिखी हैं। हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे कथाकार चित्रकार प्रभु जोशी, वो मेरे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत भी थे और मैंने उनके लिखे से बहुत कुछ अपने को, मैं सोचता हूँ, परमार्जित किया। वो कहते थे कि मैं अपनी लंबी कहानियों में
उपन्यासों की डीएनसी करता हूँ, उपन्यासों की हत्याएं करता हूँ। बोले तो मैं थोड़ा और धैर्य होता तो भविष्य दृष्टा एक उपन्यास होता, क्योंकि भविष्य दृष्टा एक ऐसी कहानी है जो आर्थिकी के प्रश्नों को केंद्र में रखती है, और चूंकि अर्थशास्त्र की बैकग्राउंड हमारे बहुत सारे लेखकों को मुहैया नहीं होती, तो इसको मुझे और करना चाहिए था। इसी तरह से उन्होंने कारोबार को कहा, दुश्मन मेमना के लिए भी कहा कि ये टेक्नोलॉजी जो हमारे घर और बाहर के बीच में तोड़ फोड़ किए हुए है, इन सारे प्रश्नों को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए था। और वो बड़ा उपन्यास ना सही, लेकिन 100-150 पेज का जैसे लघु उपन्यास होता है ना, शायद मुझ में इतना धैर्य नहीं होता, या मुझे ऐसा लगता है कि एक सघनता के प्रति मुझ में एक आग्रह रहा है। मैं सोचता हूँ कि सामान्य कहानियाँ ही हैं, वो कुछ शब्द उनमें शायद ज़्यादा होंगे, लेकिन वो उनमें कई बार उनको संपादित करके छोटा किया गया है। आपने कई लोगों के लंबे साक्षात्कार लिए हैं। हुसैन साहब का लिया आपने, हुसैन साहब का, शिवमूर्ति जी के साथ आपकी लंबी बातचीत है जो लम्ही के अंक में छपी थी, और आपने गिरिराज के साथ बात की। इनमें से किसके साथ बात करना आपके लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा? क्योंकि मैंने आपके ये सारे साक्षात्कार पढ़े हैं, तो लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इस पर क्या ख्याल है? देखिए, लेखकों के साक्षात्कार करना आसान है जी, क्योंकि उनकी रचनात्मकता आपके सामने होती है, उनकी वैचारिकी से भी आप दो चार हो चुके होते हैं, क्योंकि उनके साक्षात्कार आपने पढ़ लिए हैं, उनके कहीं इधर उधर उनकी बातचीतें भी आप या व्याख्यान सुन लिए होते हैं, तो आपके पास एक माल मसाला है उनसे मुठभेड़ करने का कि ये क्यों किया, ये क्यों किया, और वो सहजता से आ जाता है। वहाँ चुनौती सिर्फ ये होती है कि उनके निजी जीवन के संदर्भ में जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो किस रूप में आई हैं, या कुछ चीज़ें जो नहीं निकल कर आई हैं उनकी शिनाख्त करना। तो इस रूप में वो एक छोटी सी चुनौती थी। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती हुसैन साहब के साक्षात्कार की थी, क्योंकि उसके 2-3 कारण थे। एक तो ये था कि हुसैन साहब न सिर्फ अच्छे चित्रकार थे, अच्छे व्यक्ति भी थे, लेकिन वो इस बात के भी एहसास ज़दा थे कि वो एक सेलिब्रिटी पेंटर हैं। जब व्यक्ति में ये सेलिब्रिटी डम घुसा होता है तो वो बहुत जल्दी सामने वाले को बहुत उपकृत ढंग से देखता है कि अच्छा ये बात हो गई, चलो ये ठीक है, ये मैं स्केच बना दिया, ये हो गया। वो उनके साथ मतलब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, उनके ऊपर कई लेख मिल जाएंगे आपको, लेकिन आप उनके अच्छे साक्षात्कार ढूंढे नहीं मिलेंगे आपको। मतलब ऐसे साक्षात्कार जहां उनकी आंख में आंख डाल के कला के प्रश्नों पर बात की हो। तो उनके साथ हमारी मित्रता थी और उसी के आधार पर मैं उनसे मिलने गया, दुबई गया था, और मैंने दुबई में और कुछ नहीं किया उनसे मिलने के अलावा। लेकिन जब मैंने जैसे ही उनका पूछा, कुछ प्रश्न पूछे कि ये बताइए कि ये जो आपने सीता या सरस्वती के जो नग्न बनाए हैं, इनका एक कलाकार के तौर पर क्या औचित्य लगता है, तो मेरा एक कला से संबंधित ही वो प्रश्न था कि कलाकार की, क्योंकि एक तरफ वो हैं जो सीधे तोड़ फोड़ पर उतर आते हैं, और एक तरफ कलाकार है वो कहता है मैंने तो जो करना था कर दिया, अब मैं तो मुझसे मुक्त हो गया। तो मुक्त कैसे हो गया? आपने कुछ ऐसा किया है जो दूसरों की धार्मिक भावनाओं को या भावनाओं को चोटिल कर रहा है, तो आप मुक्त कैसे उससे? तो आप मुक्त ना हुए हो तो, लेकिन आप ये बताइए कि आपने इससे क्या किया था। तो वो वहाँ से एकदम बिदक गए, और बिदक ऐसे गए कि उन्हें लगा कि मैं तो कोई RSS का आदमी हूँगा या उस तरह से, तो किसी धोखे में उनसे इंटरव्यू करने आया हूँ।
तो फिर उनको फिर वापस उस सामने लाना, उनसे बातचीत करना, तो वो एक चुनौती थी। फिर हम, अच्छी बात ये थी कि हुसैन साहब यूरोप में काफ़ी घूमे थे, और चूंकि मेरी कई यूरोपीय लेखकों के साथ वाकफियत हो चुकी थी, वाकफियत मतलब उनके लेखन के जरिए, तो मैं उनसे उन चीज़ों पर बात कर सकता था। तो जब मैंने वो सब बात बताई तो ये उनको लगा कि कोई पत्रकार तो इस तरह की बातें नहीं करता। तो फिर उन्होंने लगा कि हाँ, धीरे धीरे हम इस तरह से कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनको प्रॉमिस कराई कि अच्छा, मैं कोई और सवाल करूँगा आपसे, और आपको ख़राब लगेगा तो आप उस तरह से तो रिएक्ट नहीं करेंगे जैसा आपने अभी किया था। बोले नहीं करूँगा। तो फिर मेरे कंधे पर हाथ रखा उन्होंने और बोले नहीं। फिर मैंने कहा क्या करेंगे अगर आप, मैंने फिर पूछ लिया तो? बोले फिर मैं मुस्करा दूंगा। तो इस तरह से उनको फिर, देखिए हुसैन साहब कहते बड़ी भीड़ प्रतिभा थे, लेकिन भीड़ प्रतिभाएं कभी अपने को तमाम जवाबदेहियों से मुक्त कर देती हैं या खुद रखती हैं, और वो कई विकट विरोधाभासों के भी शिकार थे। जैसे हम टैक्सी में जा रहे हैं बैठ के, तो वो एक बड़ा सा पेंट ब्रश अपने साथ रखते थे ना। हुसैन को कौन नहीं जानता, लेकिन वो एक पेंट ब्रश को भी ये बताने के लिए जैसे कि वो जैसे एक चित्रकार हैं, और कोई उनको देख रहा होता था अगर खिड़की से बाहर, तो वो इंतज़ार करते थे कि कोई उनके ऑटोग्राफ लेने आए या वो बताएं कि मैं चित्रकारी करता हूँ। और अगर कोई खाली बैठे रहे, ऐसे हम किसी कोने में बैठे बात करें, तो बहुत देर बाद बहुत जल्दी वो असहज होने लगते थे। कि मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ की प्रॉब्लम होती है ना, एक वो अलग कॉम्प्लेक्सेस के शिकार होते हैं कि उनको एक लगातार तवज्जो मिलने की आदत पड़ जाती है। आपने क्या कोई तैयारी की थी कि हुसैन साहब का इंटरव्यू लेना है, तो हुसैन साहब के साथ साथ कुछ कला की बारीकियां सीखनी है? क्योंकि आपने सवालों में जैसे कई सारी बातें अपने उठाई हैं जो पेंटिंग की समझदारी वहाँ पर दिखाई पड़ती है। अरे बड़ी तैयारी की थी मैंने बल्कि प्रभु जोशी के साथ लगातार महीनों बातें की। दूसरी कला की पुस्तकों पढ़ता रहा कि क्या है जो एक कृति को कला बना देती है। हर कोई पेंटर पेंटिंग कर सकता है, रंग है, ब्रश है, कैनवस है। क्या है कि जो एक कृति इतनी मूल्यवान हो जाती है, और क्या है वो जो सब कुछ के बावजूद एक साधारण लगने लगती है। ये एक जैसे प्रश्न था उस तरह से। या कला कैसे हमारे समय को पकड़ती है। अभी तक जैसे हम सोचते थे कि हम लेखन के जरिए अपने समय को पकड़ते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जो चित्रकारियां हैं वो अपने समय को पकड़ती हैं। जैसे मंक ने जब स्क्रीम बनाई तो वो हमारे जैसे पूरे महानगरीय पूरे उस विरोधाभास और उस आक्रोश को जैसे बता रही थी कि कितना शोर है यहाँ महानगर में। ये जैसे पिकासो ने गुएर्निका बनाई थी, तो गुएर्निका पूरे जो एक पैशाचिक वृत्तियाँ यूरोप में चल रही थी दूसरे विश्व युद्ध के से पहले, कि कैसे तानाशाही बढ़ रही है, कैसे आम आदमी पिस रहा है, तो उस सब को जिस तरह से वो रेखांकित करती है। तो तब इन सब चीज़ों को जब थोड़ा थोड़ा आप जानने लगते हैं तो एक विधा के प्रति आपकी न सिर्फ समझ बढ़ती है बल्कि उसके प्रति इज्जत बढ़ जाती है। और उसी से पता लगता है कि कुछ ये कलाएं भी अगर जिंदा हैं या अभी तक जो हमारे बड़े बड़े कलाकार हैं वो क्यों बड़े हैं। उस तरह यूरोप में रेनेसा हुआ तो इटली में इतने सारे चित्रकार निकल कर आए, जबकि ज़्यादातर तो वो चर्च की ही पेंटिंग बना रहे थे, लेकिन उन चर्च की पेंटिंग को बनाते हुए भी वो उन्होंने कैसे आम आदमी के संघर्ष को भी उसमें शामिल कर लिया। ये चीज़ें थी, तो निश्चित रूप से मैंने तैयारी की थी, और जिसमें प्रभु भाई ने बहुत मैं उनसे पूछ लेता था
जैसे एक मैं ट्रायल रन उनके साथ कर लेता था। जैसे प्रभु भाई ने मुझसे कहा कि आप उनसे पूछना कि इंदौर के जो चित्रकार थे, क्या उनका कोई प्रभाव है आप पर? तो इंदौर में हुसैन साहब से पहले विष्णु चिंचालकर हुए, दूसरे भी लेखक उन पर चित्रकार हुए, और उनकी चित्रकारियों को आप अगर आप देखें, जो कि आप देख सकते हैं, और हुसैन की शुरुआती चित्रकला को देखें, तो साफ पता लगता है कि किनका असर है। लेकिन हुसैन इसको नहीं मानते। ये हुसैन की, मैं ये कहता हूँ ना, यही विरोधाभास होते हैं एक कलाकार के। हुसैन की एक चित्रकार के रूप में जो गुणवत्ता है उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन आप उन नामालूम चित्रकारों को भी क्रेडिट ना दें जिनसे वास्तव में आपने अपनी चित्रकारी में लिया हुआ है। ये थोड़ा सा एक रहस्य है कला का। हुसैन साहब की पेंटिंग में जैसे घोड़े की तो बात आपने की है जी। वहां पर एक बुजुर्ग आते हैं जिन्होंने, मतलब हुसैन साहब कहते हैं कि मेरे बाबा का चित्र है, लेकिन वहां पर एक लालटेन भी आती है कई बार। क्या कुछ अनौपचारिक बातचीत में इसके बारे में कुछ बताया कि ये क्या है? लालटेन पर मैंने सवाल नहीं किया। लालटेन और मकड़ी वाली एक उनकी बहुत मशहूर पेंटिंग है, बल्कि मैं कई लोगों से पूछता रहता हूँ कि उस पेंटिंग को एक डिपार्चर माना जाता है हुसैन की पूरी चित्रकार में, कि ये एक मॉडर्निज्म को दर्शाती है। तो मेरी सीमित समझ में वो अभी तक राज नहीं सामने आया है कि वो क्या क्या है, किस तरह से करती है। अशोक भौमिक हमारे मित्र हैं, वो इस मामले में बड़ी रोचक जानकारियाँ देते हैं। वो बहुत उनकी किताबों से भारतीय चित्रकला पर हैं, वो बहुत चित्रकला को के रेखांकन को वहाँ पर रखकर वो धीरे धीरे समझाते हैं। तो मुझे लगता है हमारे बहुत सारे मित्रों को अशोक भौमिक की लिखे को पढ़ना चाहिए। न सिर्फ वो बहुत अच्छे चित्रकार हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे कला अध्यापक भी हैं। जी जी। अब वहाँ से आते हैं शिवमूर्ति जी के साथ एक लंबा साक्षात्कार आपने लिया, और कई सारी बातें, अच्छी बातें जो आपने प्रश्नों में भी दर्ज की हैं, और शिवमूर्ति जी ने भी उसका जो उनका अंदाज है बड़ा रोचक है। क्या ऐसी चीजें हैं शिवमूर्ति जी की कहानियों में या साहित्य में जो आपको लगता है कि उस दौर के दूसरे कथाकारों के यहाँ, खास तौर से ग्रामीण समाज को लिखते हुए, वो नहीं दर्ज हो पाए? क्योंकि शिवमूर्ति जी ने कम लिखा है, लेकिन इसके बावजूद उनके बिना साहित्य की बात नहीं पूरी होती उस दौर में, अगर हम बात करेंगे तो। नहीं, ये बिल्कुल आपने सच कहा, लेकिन मेरी एक सीमा यह है कि मैं शिवमूर्ति जी को बहुत पसंद तो करता हूँ, लेकिन एक आलोचक की नज़र से ये नहीं बता सकता कि उनके लिखे में ऐसा क्या है। एक पाठक के तौर पर मेरी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सबसे अच्छी बात शिवमूर्ति जी में यह है कि उनके जो ग्रामीण परिवेश को रचने में एक प्रामाणिकता झलकती है। मतलब उनके चरित्र जैसे भी हों, चाहे वो श्री उपमा योग का हो या भरतनाट्यम का होगा, वो मामूली आपके ऐसे आसपास के ही चरित्र हैं। और ख़ास तौर से हमारे जैसे लोग जो ग्रामीण परिवेश से निकल कर आए हैं, वो और बहुत सारे हमारे हिंदी के लेखक वहीं से जो आते हैं, एकदम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसे। दूसरी है उनकी जो गद्य की प्रांजलता और सघनता। वो अपने लेखन को कभी रेणु की तरह किसी खास भाषाई लोक में नहीं सीमित करते जिसकी व्याख्याएं दूसरे करें। वो सामान्य पाठक, मतलब हिंदी पाठक की भी समझ में आ सकती है। तो इस रूप में वो मुझे, जैसे अगर हम कहें कि प्रेमचंद की परंपरा के बहुत नज़दीक के लेखक हैं, वो उसी मिजाज से, और ये ध्यान में रखते हुए कि इसे कोई भी व्यक्ति जो हिंदी पढ़ता है वो समझ सकता है, क्योंकि उसके सरोकार अगर ग्रामीण के हैं तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मानवीय सरोकार तो खैर उनके हैं ही। तो
एक आपने लेख लिखा था जिसमें जिसको लेकर के प्रियंवद जी ने कहा था आपसे कि आपने बहुत आवेग में लिखा है। वो कौन सा लेख था और वो क्या घटनाक्रम हुआ था? हाँ, असल में क्या था कि कथाकार संजीव जो मेरे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं शुरू से, उनके ऊपर मैंने एक लेख लिखा था और लेख एक किताब में संग्रहित होने जा रहा था। तो बाद में मैंने, चूँकि वो प्रकाशित नहीं हुई थी तब तक, तो बाद में मैंने उसको वागर्थ में भेज दिया। वागर्थ में जैसे ही रविंद्र कालिया जी पहुँचे, वहाँ उन्हें वो लेख दिखा तो वो उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन किया कि अरे मुझे अपना फ़ोटो और परिचय भेज दो साथ में। तो फिर वो छप गया। तो आपने जो प्रश्न किया प्रियंवद जी के माध्यम से, तो मेरा ये था क्योंकि मैं संजीव को एक कथाकार के रूप में, मतलब तब जब मैंने वो लेख लिखा, बहुत अच्छा कथाकार मानता था। वे अच्छे कथाकार आज भी हैं, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ उन्होंने बहुत कुछ ऐसा भी लिखा है जिससे मैं उनको उस रूप में नहीं देख पाता हूँ। ख़ास तौर से शायद बहुत ज़्यादा लिखने के कारण ऐसा हुआ हो, लेकिन वे लगातार एक सक्रियता बनाए हुए हैं। तो कथाकार संजीव के बारे में था। मेरा ये कहना था कि हमारे संजीव को तब तक साहित्य का आदमी नहीं मिला था। तो मेरा, जब आप युवा होते हैं तो इस तरह की गतिविधियां कर लेते हैं। तो आप अपने प्रेरणा स्रोतों के बारे में बहुत उछल के बात करते हैं। शायद वो प्रियंवद जी की बात ठीक थी। अब मैंने जब प्रियंवद के बारे में ही जब वो लेख लिखा, तो उसमें लोगों ने इस तरह से, किसी ने नहीं कहा कि मैंने कोई बहुत आवेग से लिखा है। उन्होंने कहा कि आपने ठीक ठाक निर्ममता बढ़ती है उनको परखने में। आपने उसी में गिरिराज जी का भी जिक्र किया है और प्रियंवद जी के बारे में लिखा कि बाकी लोगों को लेकर के तो प्रियंवद जी बड़े, उनका मूल्यांकन अलग होता है, लेकिन गिरिराज जी के साथ थोड़ी नरमी बरतते हैं। और ख़ास तौर से जो संगमन की बात आती है कि कई मौक़ों पर आप भी संगमन का हिस्सा रहे हैं और शुरुआती दौर में तो ये कहें कि आपने लिखा ही उसका है कि जो आमंत्रित किया गया तो बड़े आप उल्लास के साथ उसमें शामिल हुए थे। संगमन की क्या उपलब्धियां हैं? क्योंकि बहुत सारे जो नए लोग हैं उनको इस तरह का मंच संगमन ने उस समय उपलब्ध कराया। कई सारे ऐसे विषय जिसमें जो आम तौर से जिन पर बातचीत नहीं होती थी। आपको क्या लगता है कि आपके लेखन में या आपकी वैचारिकी में कुछ संगमन का योगदान बनता है? नहीं, संगमन की उपलब्धियां अपनी जगह हैं। संगमन ने आपके लिए नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, संगोष्ठियां और ये एक तरह से हमारी एक लेखकीय ऊर्जा का तो हिस्सा होती है, लेकिन लेखक को वास्तविक ऊर्जा या वास्तविक प्रेरणा उसके अपने घर का एक कोना ही होता है। ये सारी जो बहसबाजियाँ चाहे कहीं भी हों या व्याख्यान मालाएं, ये कभी एक लेखक को का खाद पानी नहीं होती। वो खाद पानी होता है या तो जीवन या उसका संघर्ष, या उसके ऊपर जब लेखक अपने अध्ययन कक्ष उस पर विचार करता है, या उसकी कह सकते हैं जो उसकी कल्पनाशीलता है। अगर इस तरह से वहाँ कहीं जाके अगर हम लेखन के प्रति आग्रह करने लग जाएं उसका, तो कोई बहुत उसमें कोई संभावना नहीं, उसका कोई असर नहीं होता। लेकिन संगमन ने एक विचार की स्तर पर तो कुछ चीज जोड़ी कि नहीं जोड़ी? आपने लिखा भी है कि कई सारे लोग मिलते थे, बहुत कुछ लोग बेहद तैयारी के साथ आते थे। बातचीत से ये भी पता चलता था कि अपने विषय को कैसे रखा जाए। इन सब बातों के बारे में आपने लिखा है। ये तो देखिए, वो एक होता है ना पब्लिक फेस। जी।
तो उस तरह का कि अब चूंकि मैं उस तरह से कोई वक्ता नहीं रहा हूँ और ना अभी भी उस तरह से मानता हूँ, तो जब आप नामवर जी को सामने खड़ा होते बोलते देखते हैं तो आप पता लगता है कि कैसे एक सिलसिलेवार ढंग से, सुचिंतित ढंग से अपनी बात कह सकते हैं। जब आप किसी राजेंद्र यादव को इस तरह से सुनते हैं या दूसरे, इसके विपरीत कुछ दूसरे भी हो सकते हैं कि जो एक बात कहीं से शुरू की और दूसरी कहाँ जाके अटकेगी, इन दोनों के बीच कोई तालमेल ही नहीं है जी। तो ये जो इस तरह के पब्लिक प्लेटफॉर्म हैं, तो इनसे ये तो समझ आती है कि एक तैयारी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। जैसे मुझे जैसे बताया कि नामवर जी किसी भी पुस्तक के बारे में कभी भी बिना पढ़े नहीं बात करते थे, वो बाकायदा पढ़ते थे किसी भी लेखक के बारे में। तो वो जब लोगों को अनायास लगता था, वो भी इतना अनायास नहीं था। वो उनका एक तरह से उनके अध्ययन का जो निचोड़ था। आपकी मुलाकात हुई होगी तो कुछ यादें हैं नामवर जी की क्या? नामवर जी से मेरी मुलाकातें तो हैं, लेकिन वो एक दो बार बम्बई भी आए, तो मैं और विजय कुमार जी उनके साथ ऐसे एक दो घंटे की चर्चाओं में मिले, लेकिन कुछ याद रखने लायक कुछ इस तरह का नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी लगी एक बार कि जब मैंने उनको ये बताया कि मैंने स्टीफन स्वाइग को अनुवाद किया है और उसकी आत्मकथा का, तो वो उन्होंने पढ़ रखी थी और उन्होंने उसके कुछ ऐसे संदर्भ भी बताए, तो मुझे बहुत भीतरी खुशी हुई कि ये हमारे वो बुज़ुर्ग हैं जिनको न सिर्फ अपने हिंदी का बल्कि वैश्विक स्तर की चीज़ों की जानकारी कितनी गहरी है और इनकी स्मृति भी बहुत अच्छी है। तो जैसे अचानक या औचक बातचीत में भी वो उसके संदर्भ आपको दे सकते थे, तो उनके प्रति फिर ये एक अतिरिक्त सम्मान जगता था। जी, उसी पीढ़ी में कृष्णा त्रिपाठी जी आते हैं। ये आपकी पूरी जो दोस्ती मंडली है उसके साथ एक बार बतकही हुई थी। क्या चीज़ें हैं जो त्रिपाठी जी के बारे में आपको याद आती हैं? क्योंकि हो सकता है कुछ उसका असर भी बाकी हो। त्रिपाठी जी के साथ तो मैंने कहा ना कि एक तो मैं दिल्ली बहुत कम रहा हूँ, तो उसका कुछ लाभ भी मुझे मिला है और कुछ नुकसान भी हुआ है। नुकसान ये कि मेरी मुलाकातें बहुत लेखकों से उतने नज़दीक से नहीं हो पाई। जैसे मेरा मन था निर्मल जी से कभी अंतरंगता से मिलूं, बातें करूं, लेकिन नौकरी के चलते मैं यहाँ था, तो अंतरंगता के अवसर आते हैं जब आप किसी कार्यक्रम में जाएं, मिलें, तो चाय पीते हुए कुछ बात हो जाए, तो फिर उसके बाद एक बात से बात निकलती है। तो ये नहीं, तो त्रिपाठी जी से भी मेरा है, लेकिन ये था कि त्रिपाठी जी से जब हम मिले तो उनको मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कुछ चीज़ें मेरी उनको याद थी, इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कथादेश में छपती थी जहाँ वो खुद छपते हैं हर महीने, तो वो चीज़ें, और हरिनारायण जी से उनकी खूब अच्छी मित्रता है। उनकी कुछ दो तीन चीज़ें जो ख़ास तौर से मुझे प्रभावित करती हैं, वो एक ये कि एक तो उनकी स्मृति बहुत अच्छी है। मतलब हम लोग जब बात करने लगे तो बस उनको एक आंख बंद करने की देर थी और वो अपने, जैसे मैं जब 7वीं कक्षा में था तो हमारे अध्यापक थे, उनका नाम बता देंगे, और वो अंग्रेजी के अध्यापक थे और उन्होंने अंग्रेजी की वो कविता हमें पढ़ाई थी, तो उस कविता को भी बस एक और आँखों की उनको मूंदा और वो कविता वे सामने पेश कर दी। तो ये मैंने साक्षात देखा है उनको। और तो ये तो मेरे ख्याल से ऐसी स्मृति पाना वाकई ईश्वर की नेमत होती होगी, तो वो उनके पास है अभी भी लगातार है। और दूसरी बात ये कि वो बहुत बेधड़क ईमानदारी से भी बात कर लेते हैं।
हालांकि एक उम्र के बाद आदमी वैसे भी साहसी हो जाता है, क्योंकि उसके पास वो खोने को कुछ नहीं होता। तो मैं इस चीज़ को एक उम्र के बाद थोड़ा डिस्काउंट से ही लेता हूँ। जब हमारे बड़े बूढ़े बहुत ज़्यादा साहसिक ढंग से रेवुलेशन करने लगते हैं, क्योंकि उन रेवुलेशंस की उम्र चली गई होती है, फिर उनके साहसी होने का कोई मतलब नहीं होता। फिर तो हमारी रूसों ने भी बहुत अपनी आत्मकथा में कितनी तरह की आत्मस्वीकृतियाँ की हैं, लेकिन उनका पानी तो कहाँ से कहाँ बह गया होता। आपका एक पक्ष जो है वो लेखक वाला है और एक पक्ष आपका है जो ब्यूरोक्रेट वाला है। कभी लेखक पर दूसरा पक्ष हावी हुआ? नहीं, देखिए, आप जो काम करते हैं वो आपकी मानसिकता में तो आता ही है, वो आपके मानस का हिस्सा बनता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि उसने मेरे लेखन को प्रभावित नहीं किया। मैं एक बहुत चुनौतीपूर्ण नौकरी का हिस्सा रहा, लेकिन जैसे दिसंबर से मार्च के महीने मेरे लिए एक तरह से गैर लेखकीय हो जाते थे। मैं कुछ लिखने की सोच भी नहीं सक पाता था। तो मुझे ये रहता था कि कुछ काम अगर आ रहा है तो मैं पहले कर लूँ, या कुछ बचा के नोट्स रख लूँ इसके, तो जिसको मैं अप्रैल के बाद फिर उसको ठीक करूँगा। लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी था। नौकरी के कारण, देखिए, नौकरी के कारण मुझे एक लेखक की आज़ादी मिली। मैं किसी प्रकाशक पर निर्भर नहीं था। मैं किताबें अपनी मर्जी से, अपनी पसंद की खरीद सकता हूँ, खरीदता रहा हूँ। और दूसरे ये कि इसी नौकरी के कारण मुझे तरह तरह के लोगों से मिलने का एक उपक्रम बन गया, जिसके लिए लोग बाहर घूमते हैं, भटकते हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल जाती थी। काम करना पड़ता था उन पर, लेकिन जो मानवीय अनुभव थे, तरह तरह के जो एक कारोबारों की धमक अगर आप मेरी कहानियों में देखते हैं, तो हर बार कुछ अलग जो मैंने पेश किए हैं, ऐसे ऐसे कारोबार जिनका शायद कहीं दूसरी जगह जिक्र ना हो, तो वो इसीलिए क्योंकि मेरा उनसे साबका रहा है और मुझे लगा ये हमारे समाज का भी हिस्सा है, तो इनकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। तो वो एक नेपथ्य में ही सही, बहुत अंडरटोन में ही सही, मैं उनको अपनी कहानियों का या अपने उसका हिस्सा बनाता हूँ। तो उसने मुझे दिया काफ़ी है। और नौकरी भी मैं कह सकता हूँ कि अगर आप तय कर लें कि आपको क्या करना है, तो मुझे लगता है कि फिर बहुत लोग आपको तंग नहीं करते। अगर जैसे हमारी एक रेपुटेशन जैसे बन जाती है, जैसे कोई कहता ना कि इसको तो कह दो तो कोई फ़ायदा नहीं, तो कुछ लोगों को बात चली जाती है, या यही कि ये बहुत अच्छे हैं। तो उससे ये होता था कि जो हमारे साथ जो काम करने वालों में एक प्रतियोगिता सी रहती थी कि मैं इनके साथ मैं पोस्टिंग करा लूँ, तो बहुत उसके लाभ भी मिले। और मैं तो उन सब का बहुत आभारी हूँ कि इस तरह के काम। मैं उससे पहले जैसे आपको बताया एक अध्यापन करता था दिल्ली विश्वविद्यालय में। मुझे लगता है वो बड़ा एक रेखकीय उपक्रम होता मेरे जीवन को समझने की, या एक कामकाज के स्तर पर जीवन को जानने समझने की बहुत कम अवसर होते। यहाँ बजाय जिस तरह की नौकरी ने मुझे बहुत आसानी से मुहैया करा दी। आपकी कहानियों में जो पिता के पात्र आते हैं वो थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक ढंग से दिखाई पड़ते हैं। क्या उसका असर अपनी नौकरी का मानते हैं, या सामान्य तौर से पिता ऐसे ही हैं? देखिए, इस बारे में मुझे कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि
लेखन की ना एक अपनी स्वायत्ता होती है रचना की। तो उसमें जो चरित्र आ रहे हैं, पात्र आ रहे हैं, वो उस रचना के संदर्भ में आ रहे हैं, और वो बहुत सारा जो आपके भीतर अवचेतन में पड़ा हुआ है वो भी वहाँ आ जाता है। तो उसमें कुछ ऐसा साया कुछ करने की तो ऐसा नहीं होता, लेकिन शायद आते हूँ। मैं इससे किसी तरह से इनकार तो नहीं कर सकता। अब ये तो आप और पढ़ने वालों पर ही निर्भर है। साहित्य की अलग अलग विधाओं में अपने काम के कौन सी विधा है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा आसानी होती है और सबसे ज़्यादा आप उसी में रहना चाहते हैं? देखिए, मेरी प्रिय विधा तो कहानी है, और मुझे वही सबसे ज़्यादा छकाती भी है। कहानी की चुनौतियाँ बहुत हैं। तो वो कहानी, जैसे मैं कहता हूँ, अक्सर कई मित्रों से मेरी बातें होती हैं, जब कहानी कोई घटना नहीं होती, कथानक उसका एक बहुत छोटा हिस्सा होता है। उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें इसका सृजन करना पड़ता है, घटनाओं का भी, पात्रों का भी, और उनके अंतर गुम्फन का भी। तो ये बहुत है। और फिर कुछ ऐसा करना कि कुछ रचने का सुख मिले, तो ये तो बहुत चुनौतीपूर्ण चीज़ लगती है। लेकिन उसी चुनौती में उसका रहस्य है, क्योंकि सुख, रचनात्मक सुख भी उसमें सबसे बड़ा। लेकिन जब वह नहीं कर पाता हूँ मैं, या कर रहा होता हूँ, तो फिर मैंने चूँकि विश्व साहित्य को थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दिया था एक समानांतर रूप से, तो फिर मुझे थोड़ा अनुवाद करना अच्छा लगता है। तो मेरी अनुवाद में मेरी कोई पेशे पुराना कोशिश नहीं रही कभी, लेकिन एक पाठकीय मन इस तरह से कार्यरत रहा कि अपनी भाषा में वो चीज़ें आएँ जो अभी तक नहीं आई हैं, और वो बेहतर ढंग से आएँ जो अभी तक नहीं आई हैं। तो इसीलिए वो मैंने किसी प्रकाशक के लिए काम नहीं किया, किसी प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं किया। जो काम किए हैं अपने चयन से ही उन चीज़ों को किया है। जैसे स्वायक की आत्मकथा को किया, फिर तो उस कहानी आत्मकथा को करने के बाद, बहुत ज़्यादा ज़माना के बाद, बहुत सारे लोगों के जैसे ये जिज्ञासाएँ थी कि लेखक इतना बड़ा है कि आपने की पूरी आत्मकथा किया, उस पर आपने इतना शोध भी किया, क्योंकि उसमें करीब 350 के करीब 5 टिप्पणियाँ हैं। उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर मुझे परिप्रेक्ष्य के रूप में लिखना पड़ा, ये बताने के लिए कि ये लेखक है क्या, क्योंकि वो आत्मकथा में नहीं मिलता। तो फिर लोगों की या पाठकों की ये एक बहुत सहज अपेक्षा थी कि लेखक है क्या। तो फिर उनकी कुछ कहानियों को फिर मैं लेकर आया, तो जिसमें एक अनजान औरत का खत, खेल शतरंज का, बदहवास, या भगोड़ा जैसी कुछ कहानियाँ, जो लंबी कहानियाँ हैं ज़्यादातर, लेकिन वो एक उस लेखक की रचनात्मकता का एक आस्वाद आपको छोड़ जाती है कि ये क्यों लेखक ऐसा है। और फिर जो तीसरी किताब की जिसमें बात की, वो अंतरयात्रा में, तो मेरी अपनी फिर एक निजी कोशिश और या एक जिज्ञासा थी कि जिस लेखक ने इतना सुंदर रचा है, इसने टॉल्स्टॉय की जीवनी लिखी है, दोस्तोव्स्की की लिखी है, फ्रायड की लिखा है, तमाम तरह की जो लेखक के संदर्भ उसमें आते हैं, तो वो लेखक कहाँ रहा, कैसे रहा, उन गली कूचों को मैं महसूस करना चाह रहा था। तो फिर मैं वियना गया। मेरी पत्नी ने मुझे बल्कि धिक्कारा कि इतने दिनों से तुम्हारे अंदर ये इच्छा है, तो किसका इंतज़ार कर रहे हो, चलो मैं चलती हूँ। मैं थोड़ी यात्राओं से थोड़ा
घबराता हूँ, कौन टिकट बुक कराएगा, कहेंगे कहाँ रहेंगे, ये सब चीज़ें मुझे बहुत मेरे मानस में बहुत सहजता से नहीं आती हैं। और मैं तो खुले रूप से जा रहा था, क्योंकि ये नहीं था कि मैं इन चीज़ों को आप कभी टूर एंड ट्रैवल वालों के जरिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आपको एक जगह से दूसरी जगह दौड़ाने का काम ज़्यादा करते हैं। तो मेरी पत्नी ने कहा नहीं हम चलेंगे, तो फिर हम गए वहाँ पर। तो उस तरह से इत्मीनान से उन जगहों को देखा, उस पहले घर को जहाँ उसका जन्म हुआ, एक दूसरे अपार्टमेंट को जहाँ उसने एक लड़कपन के बाद लिखना शुरू किया, फिर बाद में साल्सबर्ग में जो एक बड़ा घर खरीदा, जिसको रोमारोला ने कहा था ये विला इन यूरोप। तो उन सब को देख, हालांकि वो उनमें मिला कुछ नहीं, लेकिन मेरे भीतर उन स्थलों के भीतर जो रची कृतियाँ थीं, उनके पाठ भरे पड़े थे। तो मैं महसूस कर सकता था कि यहाँ ये रचना की हुई है, यहाँ इसका किया गया है। तो उसको मेरे ख्याल से बड़ा एक शब्द थोड़ा सा उचित ना हो, लेकिन एक अलौकिक अनुभव अगर उसको कहें तो उसके बहुत करीब की चीज़ होती है। आपने एक लंबा समय जो लेखन में और इन दोनों जो हम बिताया आपने, कभी ये लगा कि राजनीति के बारे में कोई बात या अपने समय की जो चुनौतियां उनको लेकर के कहने में कोई दिक्कत आई हो? देखिए, राजनीति में दिक्कत तब आएगी जब आप पत्रकारी लेखन करें या अखबारी लेखन करें, क्योंकि मैंने उसको नहीं चुना कभी। तो जो राजनीति या सामाजिक स्थितियों जो हैं, उनका असर बहुत परोक्ष रूप से आता है। अब ये मुझे कि कहना उचित नहीं है कि वो कहाँ किस कहानी में आया है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो कई कहानियों में देखा जा सकता है। जैसे कारोबार में गोधरा का संदर्भ आपको मिल जाएगा। इसी तरह से अभी हालिया जो कहानी थी, एक दूसरा विश्व युद्ध, तो वो पूरे जो एक तानाशाही वृत्ति है, वो कैसे घर समाज में घर कर रही है, उसको उससे जनी थी। उसको ताम झाम तो उसका ताना बाना हिटलर या उसके संदर्भों का लिया गया है, लेकिन कहानी तो अपनी है। तो ये शायद एक छूट है कल्पनाशीलता को, या जैसे कहना है कि फिक्शन को परोक्ष रूप में चीज़ों को लेने की कोशिश करती है। हम लोगों ने जहाँ से बातचीत शुरू की थी वहीं पर फिर आते हैं लौट करके, क्योंकि वो सवाल थोड़ा सा अधूरा रह गया कि विभिन्न शहरों में रहने के बाद क्या ऐसा है जो लगता है कि हमें बहुत कुछ जोड़ता है, क्योंकि शहर मात्र शहर नहीं है, उनका अपना एक भौगोलिक क्षेत्र है और उनकी अपनी एक विरासत रही है। देखिए, हम कह सकते हैं कि शहर दो तीन तरह के हैं। एक तो एक श्रेणी आई जैसे महानगर, जैसे दिल्ली और बम्बई को हम लेते हैं। उसके बाद हम जैसे ग्रुप बी सिटी कहें जिस तरह से वो, और उसके बाद जैसे आप गोवा में हैं इस समय, तो गोवा में जैसे कहें कि हम कैटेगरी के स्तर पर उससे थोड़े से नीचे, जिसमें एक महानगरीय चेतना न सही, लेकिन जो महानगर की जटिलताएं हैं उनके स्तरों पर इनका वर्गीकरण है। तो दिल्ली और बम्बई बहुत अच्छे शहर हैं, लेकिन उनका जो प्रदूषण है वो उनके साथ है। उनकी जो वृत्तियां हैं वो बहुत अमानवीय स्तर पर काम करती हैं। वहाँ मनुष्य जैसे एक मशीन का पुर्जा बन गया है, भाग दौड़,
जिसके आपको लक्षण लोगों की बीमारियों में, मानसिक अवस्थाओं में, संबंधों के विच्छेदन में और एक जीवन के भीतर से खुशी के का जो अभाव है उसके रूप में देखा जा सकता है। इसके विपरीत जो मुझे दूसरे शहर इसलिए लगते हैं कि जहाँ पर आप जो जैसे कहें, मैं बी सिटी कह रहा था जिनको, जिसमें उस तरह से प्रदूषण नहीं है, उस तरह से बहुत दूरियां नहीं है, लेकिन पेस ऑफ लाइफ जिसे कहें वो ऐसा नहीं है कि आप भागे तो जा रहे हैं लेकिन ये नहीं पता कि आप कहाँ भागे जा रहे हैं। आप भागते भागते रुक भी सकते हैं। तो वो चूंकि मैं शहरों से निकला हूँ तो अब एकदम किसी चाहने के बाद भी किसी छोटे गांव में रहने का सोचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए मुझे छोटे किस्म के शहर जिसमें न्यूनतम एक शहरी सुविधाएं हों, जैसे बिजली, पानी या कुछ मित्र जिनके साथ बात की जा सके, चाय पी जा सके, वो उस तरह से उन शहरों में बचा है। आपकी दोस्ती भी मतलब बड़ी है, कई सारे लोग उसमें हैं। कौन कौन से दोस्त हैं जिनसे आपका बहुत नजदीक का संबंध है? ये खास तौर से लेखन का। लेखन में सच्ची मित्रताएं लेखन से ही जुड़ी होती हैं वैसे तो जैसे जैसे आप एक दूसरे को पढ़ते हैं, ये मैं दूसरों को पढ़ता हूँ तो उनसे जानने समझने का एक जिज्ञासा होती है कि वहाँ तक एक सम्मान होता है। उनके साथ एक चाय पीने का भी जैसे एक गौरव होता है। तो इसी के चलते बहुत सारे मित्र उस तरह से बने, लेकिन ऐसा भी हुआ कि कुछ चीज़ें बहुत देर तक नहीं चली। मेरे ख्याल से ये खाली लेखन का गुण नहीं है, मेरे ख्याल से ये जीवन का ही लक्षण है कि जीवन में भी हमारे बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं कि कुछ समय तक साथ देती हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे शुरू में बहुत प्यारे होते हैं लेकिन बड़े हो जाते हैं तो आप उनके लिए उस तरह से नहीं रहते जैसे वो छोटे थे। तो शायद यही है। लेकिन आपने जो सवाल किया वो अगर लेखन के संदर्भ में कहूँ कि सच्ची मित्रताएं वही होती हैं जहाँ आप एक दूसरे के लेखन में भरोसा रखते हैं और जिस भरोसे को आप को रोज आपसी प्रशंसाओं से सींचने की जिसको आवश्यकता नहीं होती। एक भरोसा उस तरह से काम करता है कि आपने कुछ लिखा है तो मेरी पढ़ने की जिज्ञासा है और वो हर बार जैसे वो भरोसा आपने को पुनर्जीवित करता है। तो मेरी मित्रताओं में ऐसे कई लोग हैं और ये मेरा सौभाग्य है। आज के समय में प्रेम को लेकर के बहुत सारी चीज़ें बातें आती हैं, समाज में घटनाएं भी होती हैं, लेकिन इस दौर में प्रेम कहानियों पर या प्रेम को लेकर के जो साहित्य आ रहा है उसकी संख्या शायद मुझे कम लगती है। आपकी क्या राय है? क्योंकि नफरत का तो माहौल, वो सब चीज़ें हम देखते हैं, क्या उसके मुकाबले कुछ? देखिए, शायद आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है, क्योंकि प्रेम हमारे जीवन से लगभग अनुपस्थित हो रहा है। तो और हमारे पास विराट प्रेम कहानियों का खजाना है जो हमारे मिथकों में है, जो हमारी परंपरा में है और जो हमारे साहित्य में भी है और विश्व साहित्य में भी है। तो प्रेम कहानी खाली प्रेम संबंधों का एक पुनर्लेखन तो नहीं होता जब तक कि
उसमें कुछ एक नई दृष्टि या कुछ ऐसा जो आपको चौंकाए या चमत्कृत करे। जैसे पिछले दिनों मैंने इवान बुनिन की कहानी जब पढ़ी, इडा, तो मुझे लगा कि ये 100 साल पुरानी कहानी है और मैं आज इसे पढ़ रहा हूँ और आज मैं चमत्कृत हो रहा हूँ, तो कोई तो बात है। इस तरह से इस तरह का लेखन करने के लिए जो अवकाश चाहिए वो हमारे जीवन से अनुपस्थित हो रहा है। और प्रेम खुद अनुपस्थित हो रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कारोबारी हो रहे हैं। अब ज़्यादातर लोगों को किसी न किसी तरह से किसी न किसी कार्य में संबद्ध रहने की एक लत हो गई है। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, कि हम किसी मकाम पर ये तय कर लें कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हम उस पर भी नहीं सोचना चाहते, तो बस हम काम करते जाते हैं। तो इतना जब आपके पास अवकाश नहीं है तो प्रेम कहाँ करेंगे? तो फिर तो एक प्रेम भी एक बोझ है। चलिए घूमने चलते हैं, फोटो खींच लिए, नदी किनारे बैठ के, चलो 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गया, काफ़ी हो गया, चलते हैं जी। तो एक जुनून जो चाहिए, वो जुनून या फितूर जो आवश्यक तत्व है प्रेम का, जहाँ आप उसकी किसी एक बात पर या मुस्कान पर या लटके बिखरने का इंतजार करें, उतना समय कहाँ। लेखन के दौरान आपकी दिनचर्या क्या रहती है, क्योंकि बहुत सारी कहानियां इसको लेकर के हैं लेखकों की? हर एक लेखक का अपना एक प्रक्रिया रहती होगी। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ मैं सोचता हूँ पता नहीं ये कितना दूसरों से अलग है, लेकिन कई जिन मित्रों से मैं बात करता हूँ वो इस तरह से नहीं करते हैं। जैसे कोई कहानी जब आती है बड़े दिनों तक मथती रहती है मुझे। हो सकता कहीं मैंने उसके किसी घटनाक्रम को या किसी पात्र की बात को नोट कर लिया हो या वो मन में रह गई हो, तो फिर उस पर एक अवचेतन शायद काम करता रहता है। फिर जब कुछ ऐसा भीतर तक भर उठता है कि नहीं इसे लिखा जाना चाहिए, तब जो अभी तक उसके बारे में सोचा गया है वो सब आपके भीतर भरा है। वो मैं जैसे कहूँ कि दैट इज माई ब्लीडिंग टाइम। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 2 घंटे लिख लिया, फिर कुछ पढ़ने लग गए, फिर बाकी काम। मुझसे वो नहीं होता। मैं जब लिख रहा होता हूँ तो जैसे दिन रात लिख रहा होता हूँ। दिन रात से मतलब है कि फिर और कुछ नहीं, कि मैं थक गया हूँ अगर। और यहाँ लिखने से मेरा, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि पूरे दिन मैं लिखूं भी तो 2-3 पेज से ज़्यादा मेरे शायद नहीं होते, लेकिन वो पूरे दिन का काम है मेरा, क्योंकि क्या है लिखना, कैसे है। फिर थोड़ी देर बैठा, फिर सोचने लग गया, फिर कुछ समय नहीं आ रहा, फिर लेट गया, सोच रहा हूँ फिर इसको कैसे वापस आऊँ, आगे क्या हो, इस तरह से। लेकिन पूरे वक्त वो जैसे चक्कर घिन्नी उसी की चल रही है। तो इस तरह से कभी 10-15 दिन भी होते हैं और कई बार महीनों भी होते हैं पहले ड्राफ्ट के लिए। मैं सोचता हूँ पहला ड्राफ्ट जब हो जाता है तो मैं भीतर से बहुत प्रफुल्लित हो उठता हूँ कि हाँ, अब जैसे एक ढांचा सा बन गया, एक धुंधला ही सही, लेकिन
एक प्रारूप सा बन गया। अब जैसे जो मैं पहले बड़ी देर से या बड़े कई दिनों से जो अंधेरे में भटक रहा था, उस तरह की चिंताएं और उस तरह की जैसे हताशाएं मेरे साथ नहीं काम करेंगी। अब जैसे कुछ बन गया है, जैसे कुछ अभी वो वास्तव में कितना बना है अभी उसका बहुत कुछ होना है, लेकिन एक शायद भरोसा हो जाता है कि यार इतना कर लिया, अब दूसरे ड्राफ्ट में इसको देख लूँगा मैं फिर। और ये सब मैं हाथ से ही लिखता हूँ उस तरह से, तो फिर दूसरा तो पहले ड्राफ्ट को भी जब आप देखेंगे तो पूरा पेज रंगा होगा, क्योंकि पहले वाक्य को ही काटा हुआ, उस काट के दूसरा लिखा होगा, तो वो सब है। वो किसी, आप समझिए कि किसी कक्षा 2 के विद्यार्थी की कॉपी अधिक लगेगी आपको। वहाँ करते करते फिर जब हो जाता है तो फिर दूसरे ड्राफ्ट तक पहुँचना फिर थोड़ा, फिर उसके, क्योंकि दूसरा ड्राफ्ट भी फिर उसी कंटिन्यूटी में जा रहा है, उसको मैं फिर छोड़ नहीं रहा अभी इतनी जल्दी। जब दूसरा ड्राफ्ट हो जाएगा तब मैं थोड़ा रुकता हूँ फिर, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें एक भाषिक संरचना का आकार ले चुकी हैं। जैसे टोनी मॉरिसन कहती हैं, दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस इज व्हाट आई लव एडिटिंग। तो अब उसको हम संपादित करते हैं, क्योंकि अब उसमें ये डर नहीं सता रहा है कि कहानी बनेगी कि नहीं बनेगी। अब उसकी स्वीकृति क्या होगी ये अलग बात है, लेकिन जो आप लेकर चले थे उसी के आसपास की चीज, जैसा भरोसा या भ्रम आपने अभी अपने सामने रख लिया है, तो जब वो हो जाता है तब फिर मैं फिर उसको कंप्यूटर के लिए दे देता हूँ। कंप्यूटर में आ जाता है तो इतनी उसके साथ दक्षता है कि कैसे इसके साथ अब जिसके कहे ना नौक पलक संवारना, वो होता है। मेरे ख्याल से कहानी असल में फिर वहाँ बनती है, जिसे कहते हैं कि भाषा जहाँ पर है कि कितनी, मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कितना आप काटते हैं, तब कहाँ पर रोकते हैं अपने को। क्योंकि शुरू में आप लगातार बहुत कुछ लिखना चाहते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन जैसे कहना पावर ऑफ रेस्ट्रेनिंग योरसेल्फ, उसको कहा है, लेकिन इस कहे को कैसे मैं आधा कहकर रोक दूं, ये भी कहाँ करना है। और जहां चरित्र बात कर रहा है तो कितनी बात करे वो, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही, या एक बात से दूसरी बात असंबद्ध तो नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं वो सूत्र जोड़े। मेरे ख्याल से ये प्रक्रिया है, ये बड़ी चुनौतीपूर्ण और मजेदार दोनों एक साथ। एक लेखक के लिए खुशी का क्या मायने है? एक रचनात्मकता में बने रहना और अच्छा लिखना अपनी तरह से, और कई बार अच्छा पढ़ना भी। एक आखिरी सवाल है, और वो सवाल हुसैन साहब से जुड़ा हुआ ही है। हुसैन साहब ने कहा था कि पेंटिंग पूरी नहीं होती है, कोई पेंटिंग उठाई उसमें लगता है कि अभी कुछ बाकी है किया जाना। आपने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, कि क्या कहानियों पर भी यही बात लागू होती कि ये लगे कि अभी कहानी में कुछ कहा जाना और बाकी था? देखिए, इसमें एक फ्रांसीसी राइटर हैं, उन्होंने कहा कि यू हैव टू राइट until you have to abandon it। एक रचना कभी पूरी नहीं होती, उसको आपको
फेंकना पड़ता है कि बस हो गया। अब पता नहीं ये कितना अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जैसे कहानी खास तौर से अपने, वैसे तो उसकी बहुत सारी गुंजाइशें होती हैं, और क्योंकि वो मानवीय संबंधों और सरोकारों से जुड़ी है, जिसके अनगिनत आयाम होते हैं, लेकिन जब अपने रचने में उसका खाका तो कुछ सीमित करके ही चलता है लेखक की, कहाँ से शुरू होगी, क्या उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ पर उसको जाना है, क्योंकि बिना उसके तो उसको एक फ्रेम में कैसे रखेंगे, तो ये तो उसको रखना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि प्रभु जोशी भी यही कहते थे कि जैसे नष्ट होने की कगार तक रचना, कि जैसे आपने उस पर अगर एक भी स्ट्रोक और दिया तो वो नष्ट हो जाएगी, और अगर एक भी स्ट्रोक अगर अभी नहीं दिया है तो अभी अधूरी है। तो जैसे रसायन शास्त्र में टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट हम कहते हैं कि वो एक नली, परख नली से वो लाल रंग जाता है नीचे, कि वो ऐसी जगह पे जाए जहाँ तक वो बदलाव आना शुरू हो जाए नीचे वाले बीकर में, तो वहाँ तक एक पहुँचने की जो कोशिश है, कि वही उसकी सारी कला है, कि कुछ भी अतिरेक नहीं हो, और जितना संभव हो या कह भी दिया गया हो, लेकिन सब कुछ तो खैर कभी भी नहीं होता। तो उस रूप में हुसैन साहब की बात कुछ सच है, और लेकिन पूरी तरह से तो जी। हम लोग यहीं पर अपनी बतकही अब विराम देते हैं, और जल्दी ही फिर किसी मोड़ पर मिलेंगे। आपने हमसे बात की, और कई सारे हमारे सवाल ऐसे होंगे जो आपको अच्छे ना लगे हों, क्रम अच्छा ना हो, लेकिन मुख्य बात यह है कि बात करना चाहते थे, कि जानना चाहते थे। और मुझे लगा था कि आप हुसैन साहब की जो बातें थी वो कहीं दोहरा न दें आज मेरे साथ, क्योंकि हुसैन साहब ने बहुत कुछ बातचीत में जो बातें की थी, तो कई बार सवालों का भी यही होता है। अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे साथ महेंद्र जी हैं, इन्होंने भी इसमें सहयोग किया। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं, और जल्दी किसी मोड़ पर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सुंदर ढंग से चर्चा को जारी रखा और तरह तरह के संदर्भों को सामने पेश किया। मैं सोचता हूँ कि ऐसी इस तरह की औचक चर्चा के अपने मायने होते होंगे, अगर होते होंगे तो आपको बहुत शुक्रिया।